अब बोनस इशू क्या होता है वो भी हम लोग देख लेंगे चैप्टर के अंदर। बोनस इश्यूज, बोनस मिलना, बोनस मतलब क्या होता है, इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी डिविडेंड। इसको भी समझा दूं क्या मैं, इसको भी समझा देते हैं। इसको भी समझा देते हैं यहाँ पे। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी की अर्निंग्स होती है डिविडेंड के तौर पे, तो डिविडेंड में पैसा दे दिया जाता है, एक अमाउंट बोल दी जाती है कि भाई एक शेयर के ऊपर आपको 2 रुपए मिल जाएगा डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे जब ईपीएस इकट्ठा करके रखते हैं, बहुत टाइम से डिविडेंड नहीं दिया होता है, तो अचानक से बोनस इशू कर देते हैं। बोनस इशू कर देंगे। बोनस इशू मतलब क्या करना, डिविडेंड की जगह पे 2 रुपए का डिविडेंड देने की जगह पे शेयर्स बढ़ा देना, शेयर्स दे देना सीधा, शेयर्स दे देना सीधा। शेयर्स दे देना सीधा। ठीक है, तो शेयर्स देंगे तो इसका मतलब क्या है कि शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्या, जो एक्चुअल जो ओवरऑल टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, क्या टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाएंगे क्या? यस, टोटल आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स है वो बढ़ जाएंगे। तो क्या सर इसके शेयर कैपिटल में फर्क हो जाएगा क्या कुछ? नहीं। देखो मैं आपको दिखाता हूं यहां पे क्या लिखा है, आप पढ़ते हैं। यहां पे देखिए, पहले डायग्राम देख लो आप। कंपनी क्या कर रही है, बोनस शेयर्स दे रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो ऑलरेडी हैं। ठीक है, इट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड क्या है, जो नॉर्मल पैसा दिया जाता है उसको कैश डिविडेंड बोलते हैं, जो बोनस शेयर होते हैं उनको स्टॉक डिविडेंड बोला जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, बोनस शेयर इज ऑल्सो नोन एज डैश डैश डिविडेंड, तो स्टॉक डिविडेंड भी बोला जाता है, इक्विटी डिविडेंड भी बोला जाता है उसको। ठीक है, तो इक्विटी डिविडेंड अगर ऑप्शन तो इक्विटी डिविडेंड सिलेक्ट करो, स्टॉक डिविडेंड ऑप्शन तो स्टॉक डिविडेंड सिलेक्ट करो, ये याद रख लेना। ठीक है, बोनस शेयर आर इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बाय द कंपनी विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्रॉम देम। तो बोनस शेयर्स ऐसे शेयर होते हैं जो शेयर्स दे दिए जाते हैं और उसके बदले कोई पैसा नहीं लिया जाता। मतलब अगर आपके पास में 100 शेयर्स हैं, तो उसमें अगर ऐसा हुआ कि 10 शेयर्स के लिए 1 शेयर मिल रहा है, तो आपको 10 शेयर पे 1 शेयर मिल रहा है, तो आपको 100 शेयर पे 10 शेयर्स मिल जाएंगे। उसके लिए कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। आप क्या हो जाएंगे, बहुत खुश रहेंगे, अरे भाई पैसा मिल गया मेरे को, ऐसा वैसा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि द रिजर्व लाइंग इन द बुक ऑफ द कंपनी गेट ट्रांसफर टू अनदर हेड। जो रिजर्व होता है, रिजर्व करके रखते हैं पैसे को, तो वो आपको कभी ना कभी मिलता ही। आप जब सेल करेंगे, एग्जिट करेंगे, तो भी आपको मिलेगा ही वो रिजर्व। और अगर आज आपको नए शेयर्स मिल जाते तो उसमें आपके कोई भी अमाउंट में चेंज नहीं होगा, तो खाली जो क्या हो गया रिजर्व है, वहां से वो हटके पेड अप कैपिटल में अमाउंट चली जाती है कंपनी के। पर उससे होता क्या है कि जो नए शेयर्स, जब कंपनी से शेयर्स मिल जाते हैं हमको, 10 शेयर एक्स्ट्रा मिल गए, तो हम लोग खुश हो जाते हैं। और साइकोलॉजिकल हम लोग क्या सोचेंगे, नहीं यार कंपनी ने हमें 10 शेयर दे दिए, अब हम लोग इसको और होल्ड करेंगे और मिलेंगे आगे चल के। हम लोग इसमें रहते हैं कि हमारा फायदा हो गया। ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में, ये स्टुपिडिटी। इनफैक्ट जब आप न्यूज भी देखेंगे ना इसके, तो न्यूज में भी ऐसा लिखता है, शेयर शूट अप 20% बिकॉज ऑफ बोनस इशू। बोनस इशू की वजह से ये हो गया, वो हो गया, पर उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इकोनॉमी, स्टॉक की जो इकोनॉमी होती है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखना है, जब बोनस इशू के बारे में कोई भी आपको क्वेश्चन है, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इकोनॉमी में चेंज नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, बोनस इशू। द शेयर होल्डर डू नॉट पे एनीथिंग फॉर दिस। तो जो हम शेयर होल्डर्स हैं हम लोग कुछ भी पे नहीं करते हैं। देर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ देयर होल्डिंग्स इन द प्री और पोस्ट बोनस स्टेजेस। तो जो प्री और पोस्ट बोनस स्टेजेस हैं उसमें कोई फर्क नहीं आता है। ठीक है, नो चेंजेस। देन दिस इशूएंस ऑफ बोनस शेयर इज मोर टू इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी। मैंने आपको बताया, इन्वेस्टर की जो साइकोलॉजी है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए करा जाता है। विदाउट एनी चेंजेस, इकोनॉमिक इंपैक्ट, कोई भी इकोनॉमिक इंपैक्ट नहीं है स्टॉक के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको अंदर से। तो द entitlement to the bonus shares depends upon the existing shareholder of the investor. A bonus issue in the ratio of 1:3 entitles at the shareholder of 1 bonus share for every 3 shares. तो हर एक 3 शेयर्स के लिए 1 शेयर मिलेगा।
एक शेयर मिलेगा हर 3 शेयर्स के लिए। अगर रेशो 20:100 है, दैट मीन्स कि 1:5 है, तो हर 5 शेयर्स के लिए एक शेयर मिलेगा। तो अगर आप सिंपल सी बात है, अगर आप 50 शेयर होल्ड करते हो तो आपको 50 शेयर्स को होल्ड करते हो तो आपको 10 शेयर्स मिल जाएंगे। अगर आप 500 होल्ड करते हो तो आपको 100 शेयर्स मिल जाएंगे। क्लियर है ये चीज? इतना क्लियर है, राइट? अब देखो आगे, द कंपनी मेक्स द बोनस इशू आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व बिल्ड फ्रॉम द जेन्युइन प्रॉफिट्स। तो ये जो रिजर्व है ये बिल्ड कैसे होता है? जेन्युइन प्रॉफिट से होता है, ना कि कोई भी ऐसे मतलब कोई भी पैसा जो कंपनी के पास में कमाया हुआ वो नहीं डाल सकती। वो सिर्फ जो जेन्युइनली जो प्रॉफिट किया है ऑपरेशन से, उसी से वो ये शेयर्स को भी बांट सकती है या बोनस शेयर्स को इशू कर सकती है। रिजर्व बिल्ड फ्रॉम द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट आर नॉट अलाउड। जो एसेट्स की जो रिवैल्यूएशन होती है उसमें जो पैसा बढ़ता है, सरप्लस मिलता है, वहां से अलाउड नहीं किया गया है इसको देना। इसको तभी आप दे सकते हो जब कंपनी प्रॉफिट बना रही है। टू बी कंसिडर्ड फॉर मेकिंग बोनस इशू, तो ये आ सकता है आपको, रिजर्व बिल्ड फ्रॉम द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट आर नॉट अलाउड टू बी कंसिडर्ड फॉर मेकिंग बोनस इशू। ट्रू और फॉल्स? तो आपको लिखना है ट्रू, अगर अलाउड लिखा तो फॉल्स। ठीक है, क्लियर है? कंसेप्ट को समझना है, चीजों को समझना है, ना कि उसको कॉम्प्लिकेट करना या रट्टा मार के जाना है। आपको एग्जाम में रट्टा मार के कोई फायदा नहीं, कंसेप्ट को समझ के फायदा। और जो लोग इसको एजुकेशनल देख रहे हैं वो लोग भी रट्टा मार के कोई फायदा नहीं है आपको इस नोट्स को। क्या ये नोट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, पूरी की पूरी नोट्स मिल जाएगी, लेकिन क्या उसको रट्टा मार के फायदा होगा? क्या नहीं होगा। आपको समझना है चीजों को क्या है। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको सारे कॉर्पोरेट ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे हमेशा के लिए। या फिर प्रैक्टिकल देखो, ये देखा आपने, जैसे अभी बोनस इशू चल रहा है तो बोनस इशू की न्यूज देखो, जाके पढ़ने की कोशिश करो। A company cannot make bonus issue if it has defaulted the payment। अगर बोनस देखो, मैंने आपको बताया डिविडेंड भी तब नहीं बांट सकती जब वो डिफॉल्ट करके बैठी है पेमेंट्स को अपने। ठीक है, इंटरेस्ट को, पेमेंट्स को, या रीपेमेंट जो करना है, प्रिंसिपल अमाउंट को वापस देना उसको, अगर डिफॉल्ट करके बैठी तो उस केस में कंपनी जो है बोनस इशू नहीं ले सकती या फिर डिविडेंड और बोनस इशू एक ही है। खाली डिविडेंड में पैसा मिलता है, बोनस शेयर मिलता है पैसे की जगह पे। क्लियर है? इशुएंस ऑफ द बोनस शेयर इज टर्म एज अ कैपिटलाइजेशन ऑफ द रिजर्व। ठीक है, तो जब बोनस शेयर इशू करते हैं तो कहीं ना कहीं पे कैपिटलाइजेशन होता है रिजर्व्स का। ठीक है, एज अ टोटल नंबर ऑफ द शेयर गो अप विदाउट एनी इकोनॉमिक चेंजेस। इसमें भी जो है देखो आप, नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले आपके पास में 100 शेयर्स थे, अब आपको जो है 105 शेयर हो गए आपके पास में सपोज। तो नंबर ऑफ शेयर से टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स है कंपनी के वो बढ़ जाते हैं विदाउट एनी इकोनॉमिक चेंज। कोई भी इकोनॉमिक चेंज नहीं है। तो राइट इशू में भी कोई भी इकोनॉमिक चेंज नहीं था, इसमें भी कोई इकोनॉमिक चेंज नहीं है। ठीक है, द प्रॉफिट और द लॉस स्टेटमेंट और द राइट इशू में था, राइट इशू में इकोनॉमिक चेंज होता है, बहुत चेंज होता है। डिविडेंड में कोई इकोनॉमिक चेंज नहीं होता, यहाँ पर भी कोई इकोनॉमिक चेंज नहीं होता। डिविडेंड में क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे पैसा मिलता है, वो आपका ही पैसा है, अर्निंग है, वो खाली रिजर्व में से हटा के आपको दे देते हैं। वैसे यहाँ पे रिजर्व में से हटा के स्टॉक खरीद के स्टॉक आपको ये कर देते हैं। पर जब आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स है वो बढ़ जाएंगे, जैसे पहले 100 रुपए से 100 क्वांटिटी से 105 शेयर्स हो गए, तो जब आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाते हैं तो जो पर शेयर डेटा होता है, जैसे ईपीएस हो गया, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनो, आपके पास में 100 शेयर थे। ठीक है, सॉरी ऐसे मत समझो इसको, रुको एक सेकेंड, इसको ऐसे समझो। देखो कंपनी के पास में 1000 शेयर है टोटल, 1 लाख पकड़ना है हमको, बट अभी समझने के लिए 1000 शेयर टोटल। ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट होता है 5000 का, 5000 का टोटल प्रॉफिट होता है। तो ईपीएस क्या आएगा? ईपीएस आएगा 5000 प्रॉफिट डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, राइट? तो कितना आएगा? 5। ईपीएस क्या आया? 5 आ गया, राइट? यहां पे आ रहा है। बट जब आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाएंगे 1000 के 1200 हो गए, तो यही जो ईपीएस है क्या आएगा? 5000 डिवाइड बाय 1200। करो आप, जो भी आता है, जो भी कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे, तो जो वैल्यू है वो दोनों चेंज हो गई, तो जो ईपीएस में जो पर शेयर डेटा है, ईपीएस जो पर शेयर डेटा है ये चेंज हो गया। ऐसे ही जहां पे आउटस्टैंडिंग जो शेयर से डिवाइड हो रहा है, जो पर शेयर डेटा है, वो सारा डेटा यहाँ पे लिखे, देखो ऑप्शंस,
मैंने आपको बताया था ईपीएस क्या होता है, मैंने आपको बुक वैल्यू पर शेयर बताया, ठीक है। यहाँ पे देखिए बुक वैल्यू पर शेयर, क्योंकि शेयर की प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर, ये सारे के सारे बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? वो इसी के लिए बढ़ते हैं क्योंकि पर शेयर वैल्यू, शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई। अब देखोगे बोनस इशू हो, आपको दिखता होगा बोनस इशू हुआ या स्प्लिट हुआ स्टॉक्स के अंदर, तो स्टॉक की प्राइस आपको बड़े गैप डाउन के साथ में नीचे खुल के मिलती है, राइट। समझ में आ गई बातें आपको? कुछ क्वेश्चन नहीं है, कुछ डाउट्स नहीं है, मैं गेस कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एक सेकंड, जस्ट मैं कैमरा को फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा वाइट हो रहा है, राइट, आई गेस फिल्टर, और खराब हो गया शायद ये। ठीक है, नहीं, ठीक है। सो इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे कुछ न्यूज है, दो न्यूज है यहाँ पे, देखिए आप। अब बोनस शेयर की, बोनस शेयर यहाँ पे 3:1 दे रखा है, तो हर 3 शेयर आपके पास में है तो आपको उसके लिए 1 शेयर मिलेगा, ठीक है। कौन सा है? रिमेडियम लाइफ केयर डिक्लेयर्स 3:1 बोनस शेयर, रिकॉर्ड डेट अदर डिटेल्स आर हियर। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो रिकॉर्ड डेट देखिए, इस तारीख तक आपको ये मिलेगा, ऐसा वैसा जो भी है सब कुछ यहाँ पे लिखा आएगा, ठीक है। एक बार पता है क्या हुआ, स्टॉक में ना स्प्लिट हुआ, ठीक है। चलो आगे बताता हूँ मैं आपको, स्प्लिट का जब मैं बताऊंगा, स्प्लिट के बारे में जब बताऊंगा ना तब बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, ठीक है। स्प्लिट के बारे में जब बताऊंगा, सस्पेंस क्रिएट कर दिया मैंने, मैं आपको एक चीज बताऊंगा क्या हुआ था। बोनस अलर्ट, बोनस अलर्ट, फॉर्जिंग, देखो यहाँ पे शेयर जंप 12% ऑन द फर्स्ट फ्री शेयर प्रपोजल इन 6 ईयर। सिंपल सी बात है, फ्री शेयर्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि लोग आके पैसा खरीद उसको बाय करने लगते हैं, लेकिन उनको इतना सेंस नहीं है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। समझ में आ रही है? उससे कोई इकोनॉमी का या फिर आपका ऐसा नहीं है कि बहुत फायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना पैसा है उतना ही रहेगा आपका, जो वैल्यू है कंपनी की उतनी रहने वाली है। स्टॉक स्प्लिट आ गया, स्टॉक स्प्लिट यहाँ पे बताने वाला हूँ। स्टॉक स्प्लिट मतलब क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट देखो वही है, स्प्लिट आ गया मतलब कि देखो सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ क्या है स्टॉक स्प्लिट की। देखो एक शेयर है XYZ, सॉरी 2 शेयर है, आप पकड़ो 2 शेयर XYZ और ABC 2 शेयर है। एक आपने नोटिस किया कि एक शेयर की प्राइस है 50 रुपीज, एक शेयर की प्राइस है 5,000 रुपीज, ठीक है। तो 50 रुपए का शेयर आपको खरीदना ज्यादा पसंद है क्योंकि आपके पास में आपको ज्यादा क्वांटिटी मिल जाती है। 1000 क्वांटिटी आप ले सकते हो आराम से, 1000 क्वांटिटी लोगे तो 50,000 रुपए लगेंगे आपको यहाँ पे। पर यहाँ पे भी आपके पास में 50,000 रुपए हैं, तो 5,000 का शेयर के आपको खाली 10 क्वांटिटी मिलेंगी। तो आपको कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि 10 क्वांटिटी लेके प्रॉफिट कम होगा और 1000 क्वांटिटी लेके प्रॉफिट ज्यादा होगा, राइट। ये हमेशा बहुत सारे लोगों के साथ में ये इशू होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 5,000 का शेयर मूवमेंट भी उतनी करता है, वोलाटाइल भी उतना होता है, ठीक है। स्टॉक स्प्लिट करने का रीजन क्या है फिर कंपनी का, क्या क्यों करती है स्टॉक स्प्लिट? स्टॉक स्प्लिट करने से एक फायदा ये होता है कि लोगों की साइकोलॉजिकल कि भाई उनके पास में ये 5,000 रुपए का जो है 10 स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो जब इसको स्प्लिट किया जाएगा, जब इसको स्प्लिट किया जाएगा, ये स्प्लिट करने का रीजन ये कि भाई 5,000 रुपए का स्टॉक है, लोग लेते नहीं है ज्यादा, लोग बायर्स और सेलर्स है नहीं ज्यादा, तो उसके से लिक्विडिटी बहुत कम है, तो क्यों ना इसको 5,000 से हटा के 500 कर दिया जाए, 10 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया जाए। तो जो हर एक शेयर है उसके लिए आपको जो है 10 शेयर्स मिल जाएंगे, तो आपके पास में 10 शेयर से वो कन्वर्ट हो जाएंगे टोटल 100 शेयर्स में, राइट। 100 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो स्प्लिट हो जाएगा, तो प्राइस जो है 5,000 से गिर के आपके 500 रुपए पे आ जाएगी ठीक है, 500 रुपए पे आ जाएगी। इसका मतलब कि नुकसान हो गया शेयर्स को? नहीं हुआ। उसका मतलब ये है खाली कि स्प्लिट हो गए, शेयर्स डिवाइड हो गए, दूसरे तीसरे दिन शेयर्स आ जाते हैं आपके अकाउंट में और आपके अकाउंट में नॉर्मल सब दिखने लग जाता है। ये XYZ जो है कंपनी है, 50 रुपए का शेयर है। 50 रुपए में आप बहुत सारे क्वांटिटी खरीद लेते हो, अभी 500 रुपए हो गए, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे लोग बायर्स अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो आपको समझ में आ गया साइकोलॉजी क्या होती है लोगों की शेयर मार्केट में। अब इसका एक रेशो मिल जाता है, वो रेशो के हिसाब से ही होता है, जैसे कि
अभी जो मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि क्या हुआ, IRCTC का एक शेयर था, उसका ना 1:10 या 1:5 का आई गेस ये हुआ था। तो एक शेयर के 5 शेयर होने वाले थे। तो हुआ क्या एक दिन कि वो जिस दिन स्प्लिट हुआ ना, स्प्लिट हुआ, आपको पता होगा बहुत सारे लोग अगर शेयर मार्केट में, तो IRCTC का स्प्लिट हुआ था। तो क्या हो गया कि वो आई गेस वो 1900 रुपए का स्टॉक था, तो बहुत ही प्राइस डाउन हो गई नीचे। आप समझ लो 1000 का 100, तो 200 रुपए के 200 300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए कुछ प्राइस आ गई, मुझे भी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट क्या है, पर ऐसे कुछ बहुत प्राइस गिर गया नीचे। तो क्या हुआ उस दिन के लिए वो नेगेटिव दिखाता है जीरोधा में, उस दिन के लिए वो नेगेटिव दिखाता है। तो रात को एक बार कॉल आया मेरे को, ऐसे शाम को 7 बजे के आसपास। वो बोलता है सर आपका थोड़ा गाइडेंस चाहिए, मेरा स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे आप बताओ कुछ। तो अचानक से कॉल आया, क्योंकि मैं नॉर्मली ऐसे अननोन कॉल उठाता नहीं हूँ, मैं उठाता हूँ या फिर टीम उठाती है, बट मेरे एक पर्सनल नंबर पे उसको नंबर मेरा पर्सनल मिला था, क्योंकि बहुत पहले मैंने पर्सनल नंबर डाला हुआ था। तो पर्सनल नंबर पे कॉल आया, 3 4 कॉल आ गए, एक के पीछे, मैं अननोन कॉल उठाता नहीं। मैंने फिर बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट होगा, कोई कहीं पार्सल वाला तो नहीं है या कुछ कुछ और चीज़ तो नहीं है। मैंने कॉल उठाया, तो बोलता है ऐसा ऐसा दिक्कत है सर, बहुत टेंशन में हूँ, मेरा नुकसान हो गया ऐसा वैसा। मैंने बोला ऐसा, तो क्योंकि मार्केट तब एक बुलिश रन में था, मुझे दिख रहा है मार्केट एक बुलिश रन में है, अच्छा खासा मार्केट चल रहा है, तो अचानक से क्या सीन है, मतलब ऐसा कौन सा शेयर है जो मुझे नहीं पता गिरा है आज के दिन में। क्योंकि टॉप गेनर टॉप लूजर तो हम लोग मार्केट जो देखते हैं वो लोग देख ही लेते हैं दिन में कि वो क्या चेंजेस आए हैं। तो मैंने बोला ऐसा कौन सा शेयर जो मुझे नहीं पता जो इसका इतना नुकसान हो गया। तो मैंने बोला कौन सा शेयर है मुझे बताओ, फिर क्या नाम है उसका। तो बोलता है सर IRCTC। मैंने IRCTC क्या न्यूज़ है, मैं देखता हूँ। मैंने भी स्प्लिट वाला न्यूज़ देखा नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने देखा और वहां पे देखा कि स्प्लिट वाला न्यूज़ है, वहां पे स्प्लिट हो रखा है। मैंने उसको बोला अरे भाई यहाँ पे तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ है, वो स्प्लिट हुआ है, कल तुम्हारे अकाउंट में क्वांटिटीज, पहले ऐसा होता था, अभी निगेटिव दिख रहा होगा, कल तुम्हारे अकाउंट में क्वांटिटीज आ जाएंगे और तुम उसको देख पाओगे। फिर वो बोलता है जयेश भाई आपने मेरा पूरा टेंशन हटा दिया, ये वो, खुश हो गया, हैप्पी हो गया था। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आप न्यूज, आपको कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। तो मैं तो मानता हूँ कि जो ये बड़े बड़े जो ब्रोकर्स हैं ना, जब ये अकाउंट खोलते हैं, जब अकाउंट खुलवाते हैं लोगों का, तो कॉर्पोरेट एक्शंस के ऊपर एक सेशन, तो ये वाला सेशन मेरा ही लिंक दे दो भाई, व्यूज भी मिल जाएंगे मुझे, थोड़ा सा पैसा भी मिल जाएगा, और यही वाला सेशन दे देना चाहिए आपको। सच में कॉर्पोरेट एक्शंस अगर सबको पता है, हर एक पर्सन को पता है, तो वो ये गलतियां नहीं करेगा छोटी मोटी। एक्चुअल में उनकी भी गलती नहीं है, सारी एक्शन सब कुछ डेटा पब्लिक में अवेलेबल है, यूट्यूबर्स ने भी बता रखा है। लेकिन जो नए लोग होते हैं वो अंधे होते हैं, वो टिप प्रोवाइडर के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनको ये लेना नहीं, नॉलेज नहीं लेना है, उनको सीखना नहीं है, उनको सीधा जाके पैसा डालना है। ये सबसे बड़ी गलती है। मैंने उस XYZ पर्सन का नाम नहीं लिया है, बट आप क्योंकि नाम मुझे उनका नाम पता है, बट ऐसी सिचुएशन हो जाती है लोगों के साथ में। ठीक है, तो ये समझ में आ गई चीज आपको अभी। तो स्टॉक स्प्लिट अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। अ स्टॉक स्प्लिट इज कॉर्पोरेट एक्शन वेयर द फेस वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर इज रिड्यूस्ड इन द डिफाइंड रेशियो। अ स्टॉक, देखो फेस वैल्यू मैंने बताया आपको, फेस वैल्यू मार्केट प्राइस अलग होती है। फेस वैल्यू जो वो होती है जब जब किसी ने फर्स्ट टाइम शेयर इशू करे कंपनी के, जैसे मेरी एक कंपनी XYZ मैंने बनाई, कंपनी XYZ LTD मैंने नई कंपनी बनाई, मैंने उसके अंदर 1 लाख रुपए डाले। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं उसके 10,000 शेयर करूं, तो हर शेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 रुपए। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, वो फेस वैल्यू जो फर्स्ट टाइम आ गई। इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो लोग सेशन पहले से देख रहे हैं इनको पता है, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों के लिए एक क्वेश्चन रहेगा कि फेस वैल्यू क्या है, इसके लिए मैंने उसको एक्सप्लेन किया। तो फेस वैल्यू के हिसाब से वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अ स्टॉक स्प्लिट 1:5 मींस स्प्लिट ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर इनटू 5। तो जो एग्जिस्टिंग एक शेयर है उसको 5 में डिवाइड करना। अगर 3:6 है तो ये भी 1:2 ही हुआ एक्चुअल में, लेकिन ठीक है, अगर 3:5 है यहाँ पे, तो हर 3 शेयर के लिए 5 शेयर मिल जाएंगे, उसका ये मतलब होता है। हर 3 शेयर को 5 में स्प्लिट कर दिया, ऐसा उसका मतलब हो जाता है। ठीक है, सो हाँ, यहाँ पे उसका मतलब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर विल गो डाउन टू 1/5 एंड ऑफ द ओरिजिनल फेस वैल्यू। तो जो फेस वैल्यू वो 1/5 गिर जाएगी वहां पे नीचे। फॉर एग्जाम्पल इफ इन्वेस्टर होल्ड 100 शेयर्स, मैंने आपको बताया इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे वापस बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देता हूँ। 100 शेयर्स ऑफ द कंपनी विद फेस वैल्यू ऑफ 10। अब अगर स्प्लिट आता है 1:5 का, 1:5 का स्प्लिट आ जाता है रेशो में,
तो एक शेयर पे 5 शेयर मिलेंगे, मतलब 100 शेयर्स के यहाँ पे 500 शेयर्स हो गए, राइट। लेकिन जो वैल्यू है 10 रुपए की वो गिर के 2 रुपए हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम कंपनी परस्पेक्टिव देयर इज नो चेंज इन इट्स शेयर कैपिटल, तो ऑब्वियसली स्टॉक स्प्लिट के अंदर भी कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, नो चेंज इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला है, ना ही कुछ फर्क होने वाला है, इकोनॉमिक चेंज होने वाला है। बट चीज ये होती है कि प्राइस कम हो जाती है तो लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं, साइकोलॉजिकल चीज है। Since increase in the number of the share offset by fall in the face value, the resultant multiplier of the face value and outstanding number of shares will increase. नहीं, remains the same, remains the same. फेस वैल्यू जो है वो यहाँ पर जो है कम हो जाएगा एंड आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि वो स्प्लिट हो गए हैं, ठीक है। Companies consider splitting their shares if the price of their share is in the secondary market are seen very high, restricting to the participation of the investor. कब करता है एक कंपनी जो है स्प्लिटिंग, कब करती है? जब उसको पता है कि सेकेंडरी मार्केट मतलब कि स्टॉक मार्केट या एक्सचेंजेस, जहां पे सेकेंडरी, प्राइमरी मार्केट क्या है? कमेंट में बताओ प्राइमरी मार्केट क्या था, फर्स्ट सेशन में हुआ था, राइट। मैं मानता हूं कि आपको पता होना चाहिए प्राइमरी मार्केट क्या था, प्राइमरी मार्केट में क्या क्या आता था वो मुझे बताओ, और सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या आता है वो भी बताओ। बट मैं अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ, सेकेंडरी मार्केट के अंदर सीम टू बी वेरी हाई रेस्ट्रिक्टिंग फॉर द पार्टिसिपेंट फॉर द इन्वेस्टर। 5,000 का एक स्टॉक के लोग नहीं ले पाते। अब किसी का कैपिटल ही 5,000 है, वो क्यों डालेगा 5,000 रुपए, एक ही स्टॉक क्यों लेके बैठ जाएगा? खाली साइकोलॉजिकल उसको ज्यादा शेयर चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक छोटे शेयर में पैसा लगेगा, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए वाले शेयर में, जहां पे उसको क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी, ज्यादा क्वांटिटी होल्ड करके उसको खुशी मिलेगी, ठीक है। वो स्टार्टिंग में सभी का होता है, इनफैक्ट मेरा भी हुआ था, आपका भी हुआ होगा कभी ना कभी। क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा के फायदा नहीं होता है, स्टॉक की वैल्यूएशन के ऊपर फायदा होता है, वैल्यू के ऊपर फायदा होता है, ठीक है। सो अभी एक स्टोरी में बताऊं आपको, देखो एक और स्टोरी बताता हूं इसके बारे में, स्टॉक स्प्लिट के बारे में। आपने कभी एमआरएफ का प्राइस देखा है क्या? एमआरएफ का प्राइस देखा है क्या? सॉरी, आपने कभी एमआरएफ का प्राइस देखा है क्या? 1,60,000 ऐसा कुछ चलता रहता है, 1,63,000, 1,60,000, 1,70,000 ऐसा चलता रहता है, ऊपर, इतना ऊपर। एक शेयर की प्राइस इतनी महंगी है। पता है आपको क्यों रखा है इन्होंने ये? देखो टीसीएस, इन्फी जो है, ये टाइम टू टाइम स्प्लिट कर देते हैं शेयर को। शेयर की वैल्यू 5,000 होती है, 3,000 होती है, ये लोग उसको आधा कर देते हैं। ये 25 इसको 2500 कर देंगे, या इसको 1500 कर देंगे, या और कम कर देंगे। ये आईटी स्टॉक से ये चाहते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर हो, और दूसरा मतलब कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो लोग भी फिर पैसा डाल पाते हैं। आपके और मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, 2500 रुपए, मतलब 25,000 रुपए कैपिटल लेके आएंगे और 100 क्वांटिटी बाय कर लेंगे उसके अंदर, राइट, सॉरी 10 क्वांटिटी बाय कर लेंगे वहां पे। तो ये हो गया हमारे रिटेलर्स का। लेकिन एमआरएफ चाहता है कि हम रिटेलर्स आए नहीं उनके पास में, वो चाहते हैं कि हमारे पास में बड़े इन्वेस्टर्स आए, जिनको हमारे कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे से पता है, जो जानते हैं हमारे कंपनी के बारे में कि हमारी एमआरएफ कंपनी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनाती है, सॉरी, हाँ, जो जानती है कि हमारी एमआरएफ कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट बनाती है। लेकिन हमें इन्वेस्टर ऐसे चाहिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्यों बोला गया है? ये बड़े जो 1,60,000 जो डाल सकता है एक शेयर के लिए, वो ऑब्वियसली बात है, अगर वो 100 शेयर खरीदेगा तो कितना खरीदेगा, बहुत बड़े लेवल पे खरीदेगा। अब वो इतना बड़ा पैसा डाल रहा है तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहा है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज क्लियर है। इसके लिए आप अगर देखेंगे एमआरएफ का जो शेयर है, उसकी जो लिक्विडिटी है वो बहुत पुअर है। अब लिक्विडिटी कैसे देखते हैं, चलो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। थोड़ा सा आपका टाइम जा रहा होगा, पर आप इसको नॉलेज के लिए देखो। टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो, एक सेकंड है, यहां पे मैं जीरो द काइट खोल लेता हूं एक बार। अब रिलायंस की जो प्राइस है, जिन शेयर्स की प्राइस कम होती है ना, उसको आराम से लोग बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे रिलायंस हो गया, ये रिलायंस है, यहाँ पे मैं मार्केट डेप्थ ओपन कर रहा हूँ इसी जगह पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सेलर्स हैं, ये बायर्स है। तो आपको दिख रहा होगा कि कितना आराम से देखिए क्वांटिटी ऊपर नीचे हो रहा है, ये इतना स्पीड से चेंजेस आ रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको, चेंजेस आ रहे हैं स्पीड से, राइट। अब मैं अगर और छोटा स्टॉक लूं, जैसे एसबीआई ले लेते हैं हम लोग, एसबीआई ये 800 रुपए का है, पहले छोटा हुआ करता था, अब नहीं रहा वो छोटा। टाटा मोटर्स ले लेते हैं,
ये भी बड़ा हो गया है, ये सारे स्टॉक सब बड़े हो चुके हैं, ठीक है। ये पहले कभी ना कभी मैं छोटे स्टॉक के एग्जांपल्स के लेता था, लेकिन हम लोग इसके जगह पे यस बैंक ले ले क्या, नहीं इसकी जगह पे हम लोग ट्राइडेंट भी ले, ट्राइडेंट का वॉल्यूम आई गेस कम रहेगा क्या, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे देखिए कितने सारे सेलर्स हैं यहाँ पे, 63,000 सेलर क्वांटिटी लगी हुई है यहाँ पे, देखिए कितने बड़े लेवल के ऊपर है, दिख रहा है, क्लियर है। यहाँ पे देखिए यस बैंक के अंदर कितने बड़े बड़े क्वांटिटी है, देखिए आप एक बार क्वांटिटी देखिए, 1,62,000। तो स्टॉक के प्राइस के हिसाब से देखो, स्टॉक की प्राइस छोटी है इसके लिए बहुत सारा क्वांटिटी आता है, इसके लिए बहुत सारा लिक्विडिटी मिलता है, ठीक है। लेकिन जो स्टॉक का प्राइस बड़ा हो जाए तो यहाँ पे देखिए आप खाली 29 है, क्या है 29, 119, 81, 30 ऐसे कम क्वांटिटी लग रहे हैं, कितना फर्क पड़ता है देखा आपने प्राइस के ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ एमआरएफ का, हटा देते हैं इसको सबको, एमआरएफ लाएंगे हम लोग। 1,28,000 प्राइस है, स्प्लिट आया था क्या, शायद स्प्लिट किया था बीच में शायद से, या गिरा है, देख लेते हैं, गिरा होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा चार्ट में। अरे एक सेकेंड, देखो एमआरएफ का एक शेयर की प्राइस है यहाँ पे, मैं इसको चार्ट में देखूंगा तो ये एक्चुअल में 1,60,000, देखो 1,52,000 से नीचे गिरा भी है, दिख रहा है 1,52,000 से नीचे गिरा है यहाँ पे। सो अब देखते हैं इसकी लिक्विडिटी देखेंगे अभी, ठीक है। बायर्स देखिए आप एक बार कितने हैं, 4, 5, 2, 1। तो आई गेस अब आपको समझ में आ रहा होगा कि, और देखो बहुत देर तक ऐसा हुआ कि मार्केट डेप्थ में कोई ज्यादा हिलचाल नहीं हो, अभी आई गेस 12 बजे का टाइम है, तो हाँ 12 एक स्टेडी टाइम ही है ये अभी, तो ज्यादा हिलना नहीं हो रहा, ज्यादा नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इन्वेस्टर्स वहां पे कम है और उनको पता है एमआरएफ वालों को कि हमें एक अच्छा इन्वेस्टर चाहिए, तो बड़े वो देखो क्या फर्क होता है एक अच्छे इन्वेस्टर में और एक न्यू बिगिनर्स में, क्या फर्क होता है। जो न्यू बिगिनर्स होते हैं ना, जो न्यू बिगिनर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, उनको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, छोटे शेयर खरीदेंगे वो लोग, दुनिया भर के टाटा मोटर, एसबीआई, आइडिया, वोडाफोन, ये सब चीजें खरीदेंगे वो लोग। जो एक क्वालिटी जो इन्वेस्टर होता है, या फिर बोल सकते हैं एक अच्छा एक बड़ा इन्वेस्टर होता है, जो या फिर जो एक एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस बोलेंगे हम लोग उसको, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, मेरे जैसा नहीं, मैं एक्सपीरियंस इतना भी नहीं है मेरा, 8 साल हो गए बस मुझे मार्केट में। तो जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस है, जिसको पता है कि इनसे कुछ नहीं हो जाता छोटे शेयर से, हमें क्वालिटी स्टॉक खरीदना है, तो वो एक शेयर भी ले लेगा, क्योंकि उसको 1 लाख डाल के 1,000 शेयर खरीदने, उसमें भी उसको उतना ही प्रॉफिट होगा, और 1 लाख डाल के एक शेयर खरीदना, उसमें भी उसको एक प्रॉफिट, उतना ही प्रॉफिट होगा। बट कभी कभी क्या होता है कि एक और चीज बताता हूं मैं आपको इसके अंदर, कभी कभी ये हो जाता है कि कुछ लोग पार्शियली बुक करते हैं प्रॉफिट को, जैसे कि अब 1 लाख का एक शेयर है, 1,28,000 का एक शेयर मैंने खरीद रखा है, अब मुझे इसमें से आधा प्रॉफिट बुक करना है, आधा बुक कर देना, तो मैं कर पाऊंगा क्या, क्योंकि एक ही शेयर है, मैं आधे शेयर नहीं बेच सकता यहाँ पे, समझ रहे हो आप बात। लेकिन अगर उस जगह पे 100 शेयर से 1,28,000 के ही हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस शेयर में मैं 50 शेयर को बेच दूंगा और 50 रख लूंगा, तो मैं आधा प्रॉफिट बुक कर लूंगा और आधा हटा दूंगा, समझ में आ रही बात। ये ऐसा होता है, ये मैटर कर, ये चीजें होती है, इसके लिए कुछ लोग छोटे शेयर्स भी खरीदते हैं, कुछ लोग एक्सपीरियंस लोग भी उसको ये सब चीजें फॉलो करते हैं। आई होप दिस ऑल मेक्स सेंस फॉर यू, एंड ये मैंने बहुत फालतू नॉलेज आपको दिया, लेकिन ये जरूरी था कि नहीं था, मुझे बताओ, आप कमेंट में बताओ जरूरी था कि नहीं। यहाँ पे देखो एक डायग्राम यहाँ पे दे रखी है, मैं इसको क्विकली आपको दिखा दूंगा डायग्राम को। यस, डायग्राम यहाँ पे दे रखी है, देखिए। तो एप्पल का शेयर है 1:4, एक शेयर के लिए 4 शेयर यहाँ पे मिलने वाले हैं, खत्म होगी डायग्राम, ठीक है, क्लियर है। तो रेशियोज याद रहेंगे आपको, यहाँ पे दे रखा है, रेशियोज को देखना है क्योंकि एग्जाम में आपको ये आ सकता है, रेशियो के ऊपर कुछ आ जाएगा। सिमिलर टू द बोनस स्प्लिट, देखो सिमिलर टू द बोनस, जो ऊपर हमने बोनस सीखा उसमें भी देखा था हमने, यहाँ पे स्प्लिट इज ऑल्सो बुक एंट्री रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, खाली आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ते हैं। द बुक ऑफ द कंपनी विद रिड्यूस द फेस वैल्यू कम हो जाती है, विदाउट एनी इकोनॉमिक बेनिफिट टू, कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता है शेयर होल्डर को।
कोई फायदा नहीं है। आपको दिख जाएगा कि क्वांटिटी बढ़ गई और शेयर्स मिल गए हमको और एक्स्ट्रा के 50 से पहले अब 100 शेयर्स मिल गए, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि पहले भी 1 लाख के थे और अभी भी 1 लाख के हैं। पहले भी उतना ही प्रॉफिट था, अभी भी उतना ही प्रॉफिट है। खाली उन्होंने क्या कर दिया, प्राइस कम कर दी ताकि जो नए बायर से उसको खरीदें, क्योंकि वो सस्ते में मिल रहा है। अब 800 रुपए का एसपीआई खरीदने में मैं सोचूंगा, लेकिन जब वो 200 में मिलता था तब मुझे मजा आती थी लेने में, उसको आराम से मिल लेता था। समझ में आ रही बात? या ज्यादा क्वांटिटी मिलती थी। अब ये लोग क्या करेंगे, 800 रुपए के ऊपर से उसको स्प्लिट करके 200 कर देंगे। कॉर्पोरेट एक्शन में आ जाएगा कि आपको स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक इन स्प्लिट। क्लियर है? वी मस्ट से दैट द स्प्लिट इज, या फिर बोनस इशू, जब बोनस इशू होगा तब भी वो स्प्लिट हो जाएगा। तो वी मस्ट से द स्प्लिट इज आल्सो इन्फ्लुएंस टू साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर। मैंने आपको बताया साइकोलॉजी इन्वेस्ट ऑफ द रिड्यूस मार्केट पर प्राइस पर एंड इम्पैक्ट लिक्विडिटी। मैंने आपको बताया लिक्विडिटी कैसे इम्पैक्ट करती है, ये भी बता दिया मैंने आपको, ऑलरेडी प्रैक्टिकली दिखा दिया है सब चीजें। ठीक है? एज द टोटल नंबर ऑफ शेयर गोज अप, टोटल जो नंबर है शेयर के वो गोज ऊपर जाते हैं, एंड इकोनॉमिक चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और देयर इज नो विदाउट एनी, ओके सर देखो, एज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स गो अप विदाउट एनी इकोनॉमिक चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस में उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बैलेंस शीट में भी कोई चेंज नहीं होगा, स्टेटमेंट में भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन खाली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो जो ईपीएस का डेटा है, बुक वैल्यू पर शेयर डेटा है, इसके ऊपर फर्क पड़ेगा क्या? यस। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, बोनस एंड स्प्लिट, बोनस एंड स्प्लिट इन दोनों की वजह से ईपीएस, बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस शेयर डेटा में कुछ फर्क आता है क्या? आप बोलेंगे यस आता है, ट्रू, ट्रू आंसर सिलेक्ट करेंगे आप। पर आपको एक और क्वेश्चन आता है कि बोनस और स्प्लिट के वजह से जो कंपनी का इकोनॉमिक है वो चेंज होता है कि आप वहां पे लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि वो नहीं होता है। क्लियर है? इतना क्लियर है? समझ में आ रही चीजें? अब कुछ न्यूज देखेंगे हम लोग जल्दी से। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक, ठीक है, रुशिल डेकोर डिक्लेयर्स 1:10 स्टॉक स्प्लिट आफ्टर 25% रैली इन 1 ईयर। जब 25% की रैली आ गई, स्टॉक 25% ऊपर आ गया, तो प्राइस एक्स्ट्रा लगने लगी, बड़ी लगने लगी, तो उन्होंने 1:10 का डिक्लेयर कर दिया स्प्लिट। क्लियर है? स्टॉक स्प्लिट फ्रॉम 10 रुपीज टू 5 रुपीज आफ्टर 1:2 बोनस शेयर। कौन सा शेयर है ऐसा? देखो, सोलर वाइन स्टॉक, एक सोलर वाइन का कोई स्टॉक है, वो बताएंगे अंदर जब ओपन करेंगे न्यूज को। तब 1:2 का उसमें है, तो 10 रुपए का पहले मिल रहा था, 5 रुपए का मिल रहा है, स्टॉक स्प्लिट हो गया। तो आपको क्या होता है, जो चार्ट के ऊपर ना ऐसा बहुत बड़ा गैप दिखता है, मतलब प्राइस जैसे ऊपर ऊपर चल रहा था और अचानक से नीचे गिर गया, यहाँ पे चल रहा है। लोग बोलते हैं देखो यार 50% गिर गया स्टॉक। नहीं यार, वो स्टॉक स्प्लिट है। तो समझ में आना चाहिए आपको स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू क्या होता है। बोनस इशू होगा या स्टॉक स्प्लिट होगा, तो ऐसी चीजें होती रहती है। तो आपको बीच बीच में साल में 2-3 बार ऐसी चीजें होते हुए दिखते रहेंगी। शेयर कंसोलिडेशन क्या होता है? शेयर कंसोलिडेशन मतलब क्या है? तो स्टॉक स्प्लिट का उल्टा शेयर कंसोलिडेशन। एक शेयर का 5 कर दिया, वैसे ही 5 शेयर का 1 भी हो जाता है। समझ में आया? शेयर कंसोलिडेशन इट इज द रिवर्स ऑफ स्टॉक स्प्लिट। कुछ भी नहीं है, खाली जो उल्टा, पहले एक शेयर के 5 कर दिए थे लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, अब लिक्विडिटी कम करने के लिए 5 शेयर का 1 कर देंगे। In the share consolidation, the company changes the structure of its share capital by increasing the par value of its share in defined ratio. जो par value होती है उसको increase करके जो है share capital change करते हैं, और एक defined ratio में होता है वो। ये इसके ऊपर आ सकता है क्वेश्चन। corresponding the reducing the number of shares, outstanding shares, जो outstanding shares हैं, shares outstanding जो होता है वो कम हो जाती है। बाकी उसके अलावा कोई भी कंपनी में चेंज नहीं होता है। ईपीएस में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो फिर ईपीएस भी बढ़ जाएगा वहां पे। A stock consolidation of 5:1 means the consolidation of 5 existing share into 1. जो 5 शेयर है उसके 1 में हो जाएंगे कन्वर्ट। According to the face value of the share will go 5 times of the original face value. तो अगर 5 रुपए है तो वो 5 टाइम्स होके 25 हो जाएगी। 1 रुपए है तो वो 5 रुपए हो जाएगी। Make that clear. For example, if investor hold 500 share of the company with face value of 2, and the stock consolidate 5:1, then the number of shares held by him is 100. So out of the face value of the share will go to the 10 rupees, and जो shares हैं वो 500 वो कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। वो लिखा हुआ नहीं शायद यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लिखा हुआ नहीं है। 500 शेयर थे पहले, वो कन्वर्ट होके 100 हो जाएंगे और फेस वैल्यू गिर के 10 हो जाएगी। ठीक है,
कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे लिया हुआ है, स्टॉक स्प्लिट के अंदर होता है मोर शेयर लोअर प्राइस। प्राइस मतलब एक शेयर्स, देखो कॉर्पोरेट एक्शन में क्या होता है, जो कॉर्पोरेट एक्शन स्टॉक स्प्लिट में शेयर्स बढ़ जाते हैं, प्राइस लो हो जाती है, यहाँ पे स्टॉक्स कम हो जाते हैं, प्राइस कम बढ़ जाती है, उल्टा होता है एक दूसरे के कंसोलिडेशन और स्प्लिट के अंदर। हालांकि कंसोलिडेशन नॉर्मली होता नहीं है, स्प्लिट ही ज्यादा होता है। ओके, so companies consider consolidating their shares if the price of their share in the secondary market is are seen to be very low। अगर किसी स्टॉक का प्राइस बहुत कम है और उनको प्राइस बढ़ाना है तो उस केस में ये लोग क्या करते हैं, स्टॉक कंसोलिडेशन करते हैं। तो हर 5 शेयर के बदले 1 शेयर मिल जाएगा, तो वो 5 शेयर की वैल्यू मिला के, अगर 1 शेयर की वैल्यू 100 रुपए थी तो 1 शेयर की अब यहाँ पे 500 रुपए वैल्यू हो जाएगी, तो 100 रुपए का शेयर अब 500 रुपए दिखेगा और एक बहुत बड़ा गैप अप दिखेगा प्राइस के अंदर। An increase in the price per share post consolidation leads to the better perception among the market participant about the company's prospect। कंपनी के प्रोस्पेक्ट के बारे में कहीं ना कहीं पे अच्छा व्यू छूटता है। सिमिलर टू द बोनस एंड स्प्लिट, बोनस स्प्लिट एंड कंसोलिडेशन इज आल्सो हैविंग अ book entry resulting in reducing the number of the outstanding share in the book of the company with increase in face value without any economic change। तो जो बोनस स्प्लिट और कंसोलिडेशन ये जो एक ऐसे कॉर्पोरेट एक्शन है जिसकी वजह से स्टॉक के इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कोई चेंज नहीं आता, जो वो है वैसा ही रहेगा, खाली क्वांटिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी या फिर जो है नए शेयर्स लोगों को मिल जाएंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे वो जितना है उतना ही रहेगा। वी मे से दैट द शेयर कंसोलिडेशन इज आल्सो टू इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी। मैं भी बता देता हूँ, बोनस स्प्लिट और कंसोलिडेशन में साइकोलॉजी की बात अगर आती है तो वो ट्रू रहेगी और कोई भी इकोनॉमिक चेंज नहीं होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स गोस डाउन विदाउट एनी इकोनॉमिक चेंजेस इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस अमाउंट। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट में बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ईपीएस में बुक वैल्यू पर शेयर में चेंजेस आएगा क्योंकि वो बढ़ जाएगा। विटनेस द इमीडिएट इंप्रूवमेंट। क्लियर है? However, the shareholders proportionate ownership remains unchanged। कोई भी चेंज नहीं होता है proportionate ownership के अंदर, and number of changes held by them are go down and the price level जो होती है वो ऊपर चली जाती है और उसका कोई भी इम्पैक्ट भी नहीं होता है इकोनॉमिक के ऊपर। क्लियर है? ये कॉर्पोरेट एक्शन समझ में आ गई आपको क्या थी? वाई ग्रोथ अनाउंस प्रपोज ऑफ शेयर कंसोलिडेशन, ठीक है। उसके अंदर वाई ग्रोथ प्लान्स, पहले उन्होंने प्लान किया, फिर वो अनाउंस कर दिया और फिर उसके अंदर अप्रूवल आएगा, फिर उसके अंदर वो हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी द मिर्जर एंड क्या है उसके अंदर एक्वाइजेशन।